देखिए फिजिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब अभी यहाँ पर ध्यान दें कि सिलेबस क्योंकि ऑनलाइन आया नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि वो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा या एक ही पेपर में लेंगे। लेकिन हम लोगों ने जैसा सिलेबस जो मिला है डिपार्टमेंट में जाकर हम लोगों ने पूछा तो जो सिलेबस मिला उसमें उन्होंने पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखा है। अगर हम सेमेस्टर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में लिखा गया है सिंपली मैकेनिक्स फर्स्ट। पेपर सेकंड में इन्होंने लिखा है थर्मोडायनेमिक्स। इसको जो है पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपली इसका नाम लिख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। और जो पेपर थर्ड लिखा गया है फिजिक्स में ये सिंपली लिखा गया है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, मतलब कि अभी यहाँ पर जो सिलेबस आया है उसमें जो इसके पहले सिलेबस था उसी को ठीक 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पेपर को एज इट इज इंटैक्ट रखा है। जैसे मैकेनिक्स में आधा पार्ट रख दिए हैं और उसको मैकेनिक्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मैकेनिक्स सेकंड कह दिया है। ठीक उसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक के पोर्शन को यहाँ पर पहले पार्ट को एज ए पेपर सेकंड बना दिए हैं और दूसरा पार्ट जहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, कंडक्शन ऑफ हीट और रेडिएशन को पढ़ते हैं उसको थर्मल फिजिक्स करके सेकंड पेपर कर दिए हैं। और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन पढ़ते थे तो इलेक्ट्रॉनिक वाले पोर्शन को सेकंड सेमेस्टर में कर दिया, आधा आधा डिवाइड कर दिया। तो आधा आधा डिवाइड कर दिए हैं तो यहाँ पर अभी तो जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है 3 पेपर की जो सिलेबस में लिख रहे हैं। अब एग्जाम में वो कैसा क्वेश्चन पेपर पे पूछते हैं वो तो यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा आगे चलकर, जब एग्जाम होना होगा तब वो बताएगी कि क्या कर रहे हैं, कि तीनों पेपर हम सेमेस्टर में भी रखेंगे या सेमेस्टर में पेपर की संख्या कम करेंगे, इन तीनों को मिलाकर एक ही पेपर में पूछेंगे। फिलहाल जैसा भी पूछेंगे लेकिन जितना है वो आपको टोटल पढ़ना है। अलग अलग पूछेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। एक दिन आपने इसको पढ़ा, रिवीजन किया, फिर अगले दिन इसको, फिर अगले दिन इसको। एक साथ अगर एक पेपर करते हैं तब थोड़ा सा जो माइंड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा कि एक ही दिन में तीनों लिखना। 3 पेपर रहता है तो क्या थोड़ी सी सुविधा रहती है कि मान लीजिए कि एग्जाम में पहला पेपर आपका कम सही हुआ, गड़बड़ हो गया, तो थोड़ी और हिम्मत बांधेंगे कि दूसरे में सही कर लें, तीसरे में और अच्छा कर लें। एक ही पेपर होने पर ये रिस्क जो है नहीं उठा सकते, फिर एक ही बार में सही या गलत करना, ये थोड़ी सी यहाँ पर समस्या आई। नंबरिंग क्या रखेंगे अब उसका भी डिसीजन हम यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि पहले इसके क्या था कि थ्योरी का जो पेपर था तीनों पेपर मिलाकर 100 मार्क्स रहता था और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का रहता था। तो अब मार्किंग वही रखेंगे या सेमेस्टर सिस्टम में मार्किंग भी बदलेंगे, या जैसे यहाँ पर एमएससी में है सीजीपीए सिस्टम है जहाँ पर नंबर प्रोवाइड करते हैं लेकिन टोटल मार्क ना देकर उसके अकॉर्डिंग ग्रेड लिखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो सीजीपीए ग्रेड के अकॉर्डिंग होगा जिसमें 1 से 10 के बीच में ग्रेड लिखा जाता है। और जब लास्ट में मार्कशीट मिलती है, जब आप फाइनल ईयर को पास करते हैं तो वहाँ पर एक मार्कशीट और एक्स्ट्रा मिलती है जिसमें सबको मिलाकर टोटल वैल्यू लिखी जाती है और उसके पीछे बैक साइड में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं कि परसेंटेज निकालने का रूल क्या होगा, ये अनिवार्य। उसके पहले तक आप जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कितना % पर है, क्योंकि किसी बच्चे का जो है नंबर है वो 7.5 होगा, किसी बच्चे का जो है टोटल मार्क्स वो 7.8 होगा, किसी का जो है 9 हो जाएगा। ये सीजीपीए के अकॉर्डिंग चलेगा। अब वो 9 जो वैल्यू है वो कितने % के इक्वल है ये तो डिपेंड करता है उसके रूल पर। तो वो सब चीज़ें क्या करेंगे उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये है कि सिलेबस उन्होंने आउट कर दिया है, अभी पब्लिकली तो नहीं किया है लेकिन
क्लासेज कैसी चलनी है कैंपस में उसके अकॉर्डिंग आउट कर दिया है, तो ये यहाँ पर लिखा गया। और जो सीनियर हैं, जो मुखिया हैं, उन लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जाए और आधे सिलेबस को पढ़ाया जाए, जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन होगा वो सेकंड सेमेस्टर में जाएगा। तो वही तरीका हम भी अपनाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जैसे चलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा फिजिक्स। फिजिक्स के सेकंड और थर्ड पेपर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम होगा यहाँ पर डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी। ये 2 पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। 2 पेपर कहें या पोर्शन कहें। मैकेनिक्स के पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर इस पोर्शन को आपको पढ़ाएंगे मिस्टर धनंजय शुक्ला सर। काफ़ी सीनियर पर्सन हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग देखेंगे तो 3 दिन में 4 दिन में उनकी भी क्लास लग जाएगी। तो यहाँ पर ये सिस्टम रहेगा। 2 पेपर मैं लेके चलूँगा, 2 पेपर को मैं पढ़ाऊँगा। मेजॉरिटी में फिजिक्स में ही पढ़ाऊँगा आपको। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी समस्या रहेगी उसका भी आंसर हम क्लास में करेंगे, और थ्योरी से रिलेटेड तो कोई समस्या आनी ही नहीं है। तो सिलेबस को बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे और डायरेक्टली अब बीच से ना स्टार्ट करके वन साइड से करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले पेपर से हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, सर्किट डायग्राम होते हैं, बाकी चीज़ें, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पेपर थर्ड की बात हम कर रहे हैं। पेपर थर्ड में अब लेआउट देखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ से आप एग्जैक्टली लिखना शुरू करिएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो सबसे पहला चैप्टर आएगा वो होगा आपका सर्किट पैरामीटर्स। और इन सर्किट पैरामीटर्स में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं अभी तक हमेशा जो पूछा गया वो केवल और केवल रेजिस्टेंस से पूछा गया, ठीक है, ना तो इंडक्टर से पूछा कभी, ना तो कैपेसिटर। लेकिन जानेंगे तीनों के बारे में। दूसरा जो चैप्टर आएगा वो यहाँ पर आएगा आपका सर्किट पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस की बात करेंगे, और नेटवर्क का मतलब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से होगा, और वहां पर चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर आप किरचॉफ्स लॉज की भी बात करेंगे। किरचॉफ्स लॉज, 2 नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जिसे किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ के रूप में जानते हैं। तीसरा जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट्स। 4 नंबर चैप्टर आएगा यहाँ पर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इन चैप्टर को नोट करते जाइए क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 5 नंबर का जो चैप्टर आएगा वो कहलाएगा आपका अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर।
अल्टरनेटिंग करंट। और अभी तक तो अल्टरनेटिंग करंट के अकॉर्डिंग ही उसी के अंतर्गत पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में मेरे ख्याल से नए चैप्टर के रूप में लिखा है इन्होंने एसी ब्रिजेज। ये इतने चैप्टर होंगे आपके। कुल मिला के जो न्यू सिलेबस दे रहे हैं उसमें जो ये 2 चैप्टर थे इनको मिलाकर इकट्ठा कर दिया है, सर्किट पैरामीटर्स एंड नेटवर्क एनालिसिस, तो वो एक हो गया। उसके बाद ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, अल्टरनेटिंग करंट एंड एसी ब्रिजेज। कुल मिला के 5 चैप्टर या 5 यूनिट के रूप में रखा गया है, ठीक है। 5 यूनिट में डिवाइड है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है। पहले ये अलग अलग चैप्टर के रूप में था, पहले तो चैप्टर वाइज लिखते ही नहीं थे, सिलेबस आप लेके देखेंगे तो वो पैराग्राफ वाइज लिखा है, लेकिन अब जो है चैप्टर वाइज डिफाइन किया है। सर्किट पैरामीटर और नेटवर्क एनालिसिस को एक साथ कर दिया है पहले चैप्टर में। दूसरा जो है ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट है। चौथा तीसरा जो है वो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर अगर हम नंबरिंग की बात करें तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, आप लोग मत बदलिएगा। इन दोनों को मिलाकर ये पहला चैप्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर के पहले पार्ट पर चलते हैं, सर्किट पैरामीटर्स, और इसमें कुछ बातों को समझते हैं, ठीक है। हो गया, इतना नोट कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग करिएगा सर्किट पैरामीटर्स। सर्किट पैरामीटर लिखेंगे या कभी कभी इसी को लिखते हैं सर्किट, दोनों हेडिंग लिखिएगा, सर्किट एलिमेंट्स। दोनों ही कंडीशन सिमिलर, ठीक है। अब जैसे पढ़ना कौन कौन सा सर्किट पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स की बात करते हैं तो क्या लिख देते हैं, आर, एल एंड सी, ये पैरामीटर्स के रूप में लिख दिए गए। एलिमेंट कौन यूज होगा, आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए एलिमेंट जब लिखते हैं तो वो क्या आएगा, उसको कहेंगे रजिस्टर, ठीक है। या रजिस्टर की जगह पर रेजिस्टेंस भी कह देते हैं सामान्यतः, ठीक है। एलिमेंट क्या है, रजिस्टर, लेकिन उसकी जगह पर लिख क्या देते हैं, रेजिस्टेंस। तो दोनों कह सकते हैं। एलिमेंट के रूप में देखें तो वास्तव में रजिस्टर, और उसका पैरामीटर क्या है कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये अंतर आया। दूसरा आता है यल, यल क्या है, इंडक्टेंस है, इसकी जगह पर यूज क्या होगा, इंडक्टर, इंडक्टर। और तीसरा है सी, सी किसके लिए यूज करते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो एलिमेंट क्या होगा, कैपेसिटर। जब भी कैपेसिटर बोला जाएगा तो उसकी कैपेसिटी के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सी आखिर है क्या, धारिता है ना, संधारित्र तो है नहीं, संधारित्र तो बनाने का तरीका दूसरा है, लेकिन उसकी जो धारिता है उसको सी से लिखेंगे। तो सी क्या कहलाएगा, पैरामीटर, लेकिन एलिमेंट क्या है, कैपेसिटर। क्लियर है। अब जब हम रजिस्टर या रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब कि जो ये हैं, अगर सर्किट एलिमेंट के रूप में लिख रहे हैं और ये पैरामीटर्स हैं, तो जब हम आर की बात करते हैं तो आर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि आर के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ये बात मैं पहले से ही बता दे रहा हूं कि बाद में गलती न करें। यहां पर वेव को काउंट करिए, ऊपर भी 3 दिख रहा है, नीचे भी 3, 3 से ना तो कम ना तो ज्यादा, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे बनाते चले जाएंगे कि हमने रेजिस्टेंस बना दिया, ये गलत होता है। मान लेंगे कि हाँ आपने बनाया,
एग्जाम में नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन कहीं पर बात ये आ जाए कि वास्तव में सिंबल क्या है, तो वो 3 वेव्स दिखनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से जब आप इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर में क्या सिंबल यूज करते हैं, इसके लिए सिंपली आप इस तरह से बनाते हैं। यहां पर भी ध्यान रखेंगे कि 3 बार ही बनाना, 3 से ज्यादा और कम नहीं। बनाने के लिए बहुत कुछ बनाते हैं, कॉइल ही पूरी रख देते हैं, बस चले तो 15-20 चक्कर बना, लेकिन वो गलत है। कैपेसिटर के लिए एज इट इज है यूजुअल, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव निगेटिव प्लेट ही दिखाते हैं, तो कैपेसिटर का जो सिंबल है वो एज इट इज रहेगा। ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर, ये सिंबल रहे सामान्य रूप से। अब रेजिस्टेंस में कई प्रकार से आ जाते हैं, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस हम ये कभी कभी तो जैसे रजिस्टर है तो उसकी फिक्स वैल्यू है कि इतना रेजिस्टेंस ये देगा, लेकिन कुछ रेजिस्टेंस ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू को बदला जा सकता है। तो जब यहीं पर स्टार करके लिख लीजिएगा कि जब रजिस्टर वेरिएबल होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तब सिंबल कैसे बनाएंगे। इसके ऊपर एक ऐसे एरो लगी रहेगी और ये एरो बताती है कि इसको बदला जा सकता। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैपेसिटर पर भी अगर एरो लग जाए तो इसका मतलब कि वो वेरिएबल है, बदला जा सकता। ये एरो क्या है, वेरिएशन को शो करती है। तो ये तो बेसिकली बात यहाँ पर आ गई कि आपके ये बेसिक सर्किट एलिमेंट्स। लेकिन जब भी हम किसी सर्किट या नेटवर्क, सर्किट और नेटवर्क सिमिलर वर्ड होगा, किसी भी सर्किट या नेटवर्क को हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से सर्किट एलिमेंट आ सकते हैं, ये चीज पहले यहाँ पर देखना है और उसके बाद फिर इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हो गया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। जाने दीजिए, पेज बदलते हैं। लिखिए आगे। अब क्या लिख दिया मैंने, सर्किट एलिमेंट्स रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग तो किया था, फिर से लिख लीजिएगा, यहाँ पर डिफिनीशन लिखूंगा। बोलने पर लिख ले जाएंगे, लिखना पड़ेगा सारी चीजें। लिखिए। एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एन है एंड नहीं, एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सर्किट एलिमेंट्स, given as सर्किट एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला आएगा रजिस्टर्स। अब एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना तो उसके फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा आएगा कैपेसिटर्स, अब क्रम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तीसरा हो गया आपका इंडक्टर्स, इसके बाद और क्या लगते हैं,
एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज का मतलब सिंपली बैटरी या सेल की बात करेंगे। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, बैटरी और फिर स्विचेज, मीटर्स, मीटर्स में क्या क्या आ जाएंगे? मीटर्स में जैसे आपका एमीटर आ जाता है, वोल्ट मीटर आ जाता है, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और फिर कनेक्टिंग वायर्स, ये 7 चीजें आ जाएंगी। और ये सातों चीजें क्या है, मैं यहाँ पर कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सर्किट एलिमेंट। इनमें से कम एक या एक से ज़्यादा को यूज करके जब हम नेटवर्क प्रिपेयर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कहा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें एक एक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर लिख लिए हैं, रजिस्टर्स की बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला सर्किट एलिमेंट या पैरामीटर रजिस्टर्स। प्रैक्टिकल रजिस्टर्स की बात करें, मतलब कि ऐसे रजिस्टर जो प्रैक्टिकली यूज किए जाते हैं, तो सामान्यतः हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रीवियस एज या एरा से लेकर चलते हैं। तो जनरली हम 4 टाइप के रजिस्टर की बात करते हैं। लिखिएगा, प्रैक्टिकल रजिस्टर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। रजिस्टर्स में लिखिए, प्रैक्टिकल रजिस्टर्स आर ऑफ 4 टाइप्स और इसमें जो सबसे पहला आता है उसको कहते हैं, लिखो भाई, आगे आगे बोलो मत, वायर वाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर बेसिकली, जैसे अभी भी जो पढ़ते क्यों भाई, पुराना हो गया तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप लोग अपनी क्लास में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जनरली जो रजिस्टर यूज होता है, जो प्लग टाइप का पोस्ट ऑफिस बॉक्स होगा, उसमें वायर बाउंड रजिस्टर ही यूज होता है। तो वायर बाउंड रजिस्टर, अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि इनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 1000 ओम तक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 1000 ओम या उससे कम रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए ही बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा वैल्यू के लिए नहीं, क्योंकि वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा यूज होती है। दूसरे टाइप का जो रजिस्टर यूज होने लगा हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए, मतलब कि जब रेजिस्टेंस वैल्यू और बढ़ाना पड़ा, तो वो आपके आए मेटल और एलॉय। फिल्म
रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वैल्यू है इसको कह सकते हैं फ्यू 100 ओम्स। 100 लिखेंगे कि 1000? भाई ये भी 100 ओम्स के आर्डर का ही है, ये ध्यान रखिएगा, 1000 का नहीं कहेंगे, क्योंकि 1000 से ज़्यादा की वैल्यू जनरली पॉसिबल नहीं है वायर बाउंड रजिस्टर। तो कहने का मतलब कि जैसे एक 10 ओम, 15 ओम, 5 ओम इस तरह के रजिस्टर जो बनाने हैं तो वायर बाउंड रजिस्टर ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। अगर हीटिंग इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जाए तो वायर बाउंड रजिस्टर के केस में जो रेजिस्टेंस वैल्यू है उसका वेरिएशन बहुत ही कम होता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो ये वैल्यूज हैं, कभी भी जब रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू का मेजरमेंट करेंगे तो वो जो वैल्यूज हैं वो फिक्स वैल्यू नहीं होंगी। आगे चल के उसमें एक पढ़ेंगे टॉलरेंस वैल्यू। टॉलरेंस का मतलब कि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और जिस समय रजिस्टर को बनाया गया उस समय बनाने में भी कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। भाई कोई भी मशीन भले ही मशीन के द्वारा बने वो आइडियल वर्किंग नहीं कर सकती है, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो सकता है, मेजर फॉल्ट ना हो लेकिन रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए फॉल्ट आता है। तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस वैल्यू कंपनी ने कहा कि हम 100 ओम बना रहे हैं, लेकिन जिस समय डिवाइस पर वो लगाया गया उस समय अब वो 100 ओम की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हो सकता है कि 100 ओम से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो या हो सकता है उससे कम वैल्यू मिल रही हो। तो जो प्रिंटेड वैल्यू थी उससे जो वैल्यू में ये कमी या इंक्रीमेंट आया, कम या ज़्यादा हुई वैल्यू, उसको परसेंटेज वैल्यू के रूप में लिखते हैं और उसी को आगे चल के टॉलरेंस के रूप में जानते हैं। ठीक है भाई, 100 ओम का रेजिस्टेंस कंपनी ने बनाया लेकिन अब जो है वो 95 ओम पर चल रहा है, 5 ओम की कमी आ गई। इसका मतलब कि 5% वैल्यू में फ्लक्चुएशन है। ठीक है, उस 5% की रेंज में वो कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कि 95 से 105 ओम के बीच की कोई वैल्यू मिल सकती है। आप एग्जैक्ट वैल्यू को कभी भी वहां पर नहीं लिख सकते हैं, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जब हम वायर बाउंड रजिस्टर की बात करते हैं तो फ्यू 100 ओम्स मतलब कि फ्यू 1000, यहाँ पर 1000 लिख लिया जाए क्योंकि 100 में यही आ रहा है, तो फ्यू 1000 ओम्स कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर शब्द को थोड़ा सा समझें कि मेटल या एलॉय फिल्म की बात है। मेटल मीन्स सिंपली कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे एल्युमिनियम की फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, मिठाइयों के ऊपर चढ़ाते हैं ना, एल्युमिनियम फॉइल जिसे कहते हैं। या कहीं पर आप देखें कि किसी भी रेस्टोरेंट में जब भोजन को पैक करते हैं तो ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल लगाते हैं, जिससे कि मॉइस्चर या बैक्टीरियल इफेक्ट समाप्त हो जाए। ठीक है, दूसरा आता है एलॉय। मेटल की बात करें तो मेटल का केस ले लें या एलॉय का केस ले लें। एलॉय का मतलब है मिश्र धातु। इनकी फिल्म का फॉर्मेशन किया जाएगा और उसको किसी न किसी इंसुलेटिंग बेस पर, जो कुचालक है उसके बेस पर उसकी एक लेयर बना दी जाएगी और उस लेयर को एज ए रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है अब वायर बाउंड रजिस्टर से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसके बाद और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ी तो तीसरे नंबर पर आता है आपका कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस या सिंपली रेजिस्टेंस लिखें। अब फ्यू 1000 ओम से और भी अधिक वैल्यू चाहिए तो उस कंडीशन में अब क्या यूज होने लगा, कार्बन फिल्म। क्योंकि कार्बन एक ऐसा मटेरियल है या ऐसा एलिमेंट है जो कि कुचालक की तरह भी व्यवहार करता है और सुचालक की तरह भी। कार्बन में अगर आप कोयले की बात करें तो क्या है, कुचालक है। वहीं पर ग्रेफाइट को ले लें जो पेंसिल में लगा रहता है तो उसमें करंट का फ्लो होता है दोनों ही कार्बन। तो कार्बन जो है वो क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू को ज्यादा शो कर सकता है, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इस कारण से जब मेटल या एलॉय फिल्म की जगह पर कार्बन फिल्म यूज होगी तब जो रेजिस्टेंस यूज होंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर लार्ज
रेजिस्टेंस वैल्यू, जो लिख रहा हूं जैसे वैसे ही लिखते जाएं, आगे डिफाइन करूंगा तो चीजें समझ में आएंगी और क्लियरली। लार्ज रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए यूज करेंगे, लेकिन अभी भी मन नहीं भरा, इतने से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाई फ्यू थाउजेंड ओम था, इसमें क्या करेंगे और ज़्यादा उससे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा। लेकिन रेजिस्टेंस वैल्यू देखें तो आप किलो ओम, मेगा ओम के आर्डर में भी आजकल पढ़ते हैं। तो इतनी बड़ी वैल्यू कैसे मिले, तब आगे चलकर फाइनली जो आता है वो कहलाता है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस वैल्यू of the order of मेगा ओम। मेगा ओम्स के ऑर्डर तक की अगर रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए, मेगा ओम मतलब 10⁶ ओम की बात करें, तो अगर ऐसी आपको रेजिस्टेंस वैल्यू चाहिए तो उस कंडीशन में कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, और यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन अभी तक आया है तो यहीं से आया है, बाकी सब तो केवल जानना और पढ़ना। रजिस्टर में ये 4 टाइप के रजिस्टर देखेंगे, उसके बाद और यहाँ पर बाकी चीज़ें थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब कि यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि कैपेसिटर, इंडक्टर सबको फुल्ली डिफाइन करेंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो एग्ज़ाम जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, समय आपके पास कम, अक्टूबर नवंबर 2 महीने बचा है, जबकि कम से कम 3.5 से 4 महीने चाहिए सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए, ये ध्यान रखिए। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, फुल्ली खींच के पढ़ना ही पढ़ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये मान कर चलिए कि सिलेबस को हाफ कर दिए हैं, अभी तक सिलेबस जो था वो मान के चलिए कि जुलाई एडमिशन में चला जाता है, अगस्त से लेकर फरवरी तक पढ़ना रहता था, ठीक है। अगस्त से फरवरी तक कितने महीने हो गए, लगभग 6 से 7 महीने हो जाए। अब उसी सिलेबस को 2 पार्ट में कर दिए, तो कम से कम 3 महीने का समय तो बचना चाहिए, लेकिन आपके पास बचा कितना है, दिसंबर में एग्जाम होगा ये तय है। अगर सेमेस्टर सिस्टम को सुचारू रूप से लागू करना है तो दिसंबर में एग्जाम लेना तय, ठीक है। जनवरी से न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, और उधर मई के फर्स्ट वीक में जो है अगले सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए, क्योंकि ये सेमेस्टर तो आपका जुलाई से माना जाएगा, और जुलाई अगस्त बीत चुका है, 2 महीने चला गया, 3 बचा है, 5 महीने में 1 महीने एग्जाम का जाएगा, तो पढ़ने के लिए 2-2.5 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है। बहुत लेट कर दिया, पिछली बार भी लेट था सेशन, अब की बार भी लेट कर दिए हैं सेमेस्टर के चक्कर में, तो लेट बहुत हो गया, इसलिए लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर आपके बनेंगे, उन पेपर के अकॉर्डिंग अभी तक जो पूछा जा रहा था उसमें कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर ही पूछा गया, और हम वही चीज़ें ज़्यादा फोकस करके चलेंगे जो एग्ज़ाम में आनी है, क्योंकि वही बहुत सारी हो जाएंगी। अब यहाँ पर लिखा है कि आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सब पढ़ना है, लेकिन कैपेसिटर इंडक्टर से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे कभी, तो क्या कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में आप नहीं जानते हैं भाई? वो तो अगर आप इंटरमीडिएट की बात करें, 12th की बात करें, तो कैपेसिटर का पूरा चैप्टर ही पढ़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसी तरह से इंडक्टर को भी लगा कर सीखा होगा, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको जीरो कर देंगे, लेकिन इस टॉपिक पर डिटेल में चलेंगे। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और इसको भी जनरली आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा है, कलर कोड के बारे में पढ़ा हो, तो कलर कोड और रेजिस्टेंस वैल्यू और उसके साथ टॉलरेंस वैल्यू, इसी से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, तो वैसा ही बना रहेगा। बाकी तो सेमेस्टर में क्या करेंगे बहुत आइडिया किसी को नहीं है,
लेकिन जो सिलेबस दिया है वो जब एज इट इज रखा है तो क्वेश्चन भी वैसे ही रहेंगे जैसे आते थे, ये उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट रन से हम यहाँ से अब फ्रेश एकदम लिखना स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से। आज यहीं तक इसको रहने देते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पर हैबिचुलाइज हो जाइएगा, बुक के चक्कर में अभी मत पढ़िएगा, कल बताऊंगा, कल परसों में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं, आज के लिए इतना ही। आइए सर, आइए। नहीं, यहाँ ऐसे भी